गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। आई वांट टू प्रॉमिस यू दैट दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एनीमिया की सीरीज स्टार्ट की थी, और एनीमिया की सीरीज में जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो था हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में। हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसी है, अगर ये ब्रेक करने लग जाए तो क्या होगा, इन आरबीसी का जो काउंट है, उनका जो काउंट है या जो नंबर है वो आपके ब्लड में क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। और जब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आरबीसी ब्रेक डाउन हो रही है इसलिए वर्ड यूज किया है हीमोलिटिक। तो इसलिए हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, ऐसा ऐसा एनीमिया जिसमें आपकी आरबीसी ब्रेक करती है और आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है। अब एक सवाल आता है कि आरबीसी ब्रेक क्यों करती है, तो कोई डिसीज या कोई डिसऑर्डर या कोई पैथोलॉजी रही होगी जिसकी वजह से आरबीसी ब्रेक करती है। तो हमने कंसीडर किया कि दो रीजन हो सकते हैं, या तो जेनेटिक हो सकता है, यानी पर्सन एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ हो जिस बीमारी में आरबीसी ब्रेक डाउन होती है, या फिर इंसान को पैदा होने के बाद कोई ऐसी बीमारी हुई हो जिसमें आरबीसी ब्रेकडाउन होती है। ऐसी बीमारी आपको पता भी है, एक मलेरिया, मलेरिया में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। अब कुछ जेनेटिक डिसीज भी होती हैं जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, जैसे कि G6PD, जैसे कि थैलेसीमिया और जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। इन तीनों को हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो टॉपिक का बैकग्राउंड समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम सिकल सेल एनीमिया पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, बेसिकली हीमोलिटिक एनीमिया का एक टाइप है। चलिए इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि लेक्चर हमको इजीली समझ में आए। हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, एटियोलॉजी यानी कॉज डिस्कस करेंगे, पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। होता क्या है सिकल सेल एनीमिया? तो हमने आपको बताया कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यहाँ बताया ना आपको, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है। अच्छा, इस जेनेटिक डिफेक्ट में होता क्या है, तो बेसिकली आपकी जो आरबीसी होती है, नॉर्मली जो आपकी आरबीसी होती है वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती है। कैसी होती है? बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती है। जैसे कि आपने एक पुराने टाइम में डीवीडी आती थी ना, कैसेट जो आती थी उसकी तरह, या फिर आप कहिए प्लेट की तरह, थाली की तरह, डिस्क की तरह होती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आरबीसी होती है आपकी वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती है। बट क्योंकि इस डिसीज में, सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट होता है, क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, और जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से इन आरबीसी के अंदर, इन आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मली फॉर्म होता है। क्या होता है? एबनॉर्मली फॉर्म होता है। आई रिपीट अगेन, इस सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है ये एबनॉर्मली फॉर्म होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल फॉर्म होता है, और जिसकी वजह से जब इस आरबीसी पे ऑक्सीजन का स्ट्रेस आता है, क्या आता है, ऑक्सीजन का स्ट्रेस आता है, तो ये आरबीसी बाइकॉन्केव डिस्क शेप से कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। कैसी हो जाती है? सिकल शेप की हो जाती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती है, बट इस जेनेटिक डिसऑर्डर में, इस सिकल सेल एनीमिया में, ये जो आपकी आरबीसी है ये सिकल शेप हो जाती है या फिर क्रिसेंट शेप हो जाती है। होती क्यों है? क्योंकि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो एबनॉर्मली फॉर्म हो रहा है, एबनॉर्मल बन रहा है, और जब इस एबनॉर्मली फॉर्म्ड हीमोग्लोबिन वाली आरबीसी पर ऑक्सीजन का स्ट्रेस आता है तो ये आरबीसी अपने आप को क्या कर लेती है, सिकल शेप में कन्वर्ट कर लेती है। बेसिकली ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो अंदर का जो हीमोग्लोबिन है ये पॉलीमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीमराइज हो जाता है, और पॉलीमराइज होकर कैसी शेप ले लेता है, जो आपकी आरबीसी है वो कैसी शेप ले लेती है, सिकल शेप, सिकल सेल शेप ले लेती है। बात समझ आ गई? तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस पॉलीमराइजेशन हो जाएगा इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का, और आरबीसी कैसी हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जब ये आरबीसी सिकल शेप हुई है तो इसकी जो ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी हो गई है, रिजिड हो गई है। रिजिड हो गई है तो इसकी वजह से हो जाती है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब जो इजीली टूट जाता है। अब आप कहेंगे रिजिड है तो फ्रेजाइल क्यों है? ठीक है, तो अगर रिजिड है तो इसका मतलब ये है कि अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती है अब, और जब ये किसी नैरो पाथ के थ्रू पास होंगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी, इसलिए ये फ्रेजाइल। बात समझ आ रही है? बेसिकली हमारी जो आरबीसी होती है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबिलिटी। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिलिटी। ये प्रॉपर्टी जो डिफॉर्मिलिटी होती है इसकी वजह से आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और वो अपनी शेप चेंज कर सकती है जहां भी उसे जाना हो उस हिसाब से। बट क्योंकि अब आरबीसी सिकल शेप की हो चुकी है तो डिफॉर्मिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो चुकी है। अब इसकी जो मेम्ब्रेन है वो रिजिड है और फ्रेजाइल है। ठीक है, अब जब वो नैरो पैसेज के थ्रू पास होगी तो वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रेजाइल बोल रहे हैं। तो कैसी है? मेम्ब्रेन जो होती है वो रिजिड और फ्रेजाइल होती है, और जब यही आरबीसी ब्लड के थ्रू स्प्लीन में पहुंचती है तो स्प्लीन की जो कैपिलरी होती है वो बहुत थिन होती है। स्प्लीन की जो कैपिलरी होती है वो क्या होती है, बहुत थिन होती है। तो वहां जाके क्या करती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और क्योंकि ये ब्लड वेजल से बाहर जाके स्प्लीन में जाके टूट रही है, इसलिए हमने इसको बोला है एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलिसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आरबीसी अगर ब्लड वेजल्स के अंदर टूटती है तो ये होता है इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस, और बाहर जाके टूटती है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलिसिस, और यहाँ पे स्प्लीन में जाके टूट रही है इसलिए यहाँ क्या होता है, एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलिसिस होता है। तो बेसिकली आपने समझा कि ये जो सिकल सेल एनीमिया था ये क्या था, एक जेनेटिक डिफेक्ट था। क्या था? जेनेटिक डिफेक्ट था, और इसमें क्या हो रहा था, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कैसे बन रहा था, एबनॉर्मल बन रहा था। क्या बन रहा था? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा था। ठीक है, देखो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना ये कहलाता है हीमोग्लोबिनोपैथी। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिनोपैथी। आई रिपीट अगेन, प्रेजेंस और फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज नोन एज हीमोग्लोबिनोपैथीज। बट उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में। तो बेसिकली हम पहले समझेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है
अगर हम एडल्ट की बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो उसके नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है, और 97% जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर यही पाया जाता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन। यानी कि अगर आप जनरेशन में देखें, 100 लोगों को देखें तो 97% लोगों में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। इसको बोलते हैं हम HbA, ये कहलाता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन। लेकिन यही पर्सन, ये जो 97% लोग हैं जिनके अंदर एडल्ट हीमोग्लोबिन है, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन है, जब ये अपने फीटल स्टेज में थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, फीटल स्टेज में थे, तब इनके अंदर हीमोग्लोबिन कौन सा था? इनके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन था। फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा बेटर होता है HbA से, और एम्ब्रियोनिक टाइम पे हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है डेवलपमेंट करने के लिए। तो उस टाइम पे फीटल वाली स्टेज में जो हीमोग्लोबिन होता है सारे फीटस के अंदर कौन सा होता है? 2 अल्फा 2 गामा वाला। कौन सा? 2 अल्फा 2 गामा। अब जब जो फीटस है, जब ये पैदा हो जाता है और इसकी उम्र लगभग 1 साल हो जाती है, कितनी हो जाती है? 1 साल हो जाती है। तो 1 साल के अंदर 1 साल के बाद ये एडल्ट फीमेल जो फीटल हीमोग्लोबिन था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब आप मम्मी के पेट में थे, तब मदर के पेट में थे, तब आपके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन था। क्या था? फीटल हीमोग्लोबिन था। जब आप 1 साल के हुए तो वो फीटल हीमोग्लोबिन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली 2 हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसको HbA बोलते हैं, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं, और दूसरा फीटल हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा और 2 गामा होते हैं। एक और तरह का हीमोग्लोबिन है जिसको हम HbA2 बोलते हैं, बहुत रेयरली, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, लेस देन 3% लोगों में पाया जाता है। इसमें 2 तरह की चेन होती है, 2 अल्फा और 2 डेल्टा। ठीक है, 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन 97% पॉपुलेशन पाया जाता है वो है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स। ठीक है, अगर यही पर्सन जब फीटल स्टेज में होता है तो इसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स पाई जाती हैं। जब ये 1 साल का अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करता है, 1 साल का बच्चा हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फीटल हीमोग्लोबिन किसमें? एडल्ट हीमोग्लोबिन में। ठीक है, ये तो बात हुई नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर यही हीमोग्लोबिन एबनॉर्मली बने, एबनॉर्मली बनने का क्या मतलब है? या तो ये चेन सही से फॉर्मेशन ना हो, अल्फा चेन और बीटा चेन इनका जो बनना है ये सही से ना हो, इनकी क्वालिटी में इशू आए। इसमें क्वालिटी सही से नहीं बनी है, स्ट्रक्चर सही नहीं है इनकी। क्या सही नहीं है? स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्वालिटी में इशू आ रहा है। या फिर जितने अमाउंट में बननी थी उसमें दिक्कत आई, क्वांटिटी यानी कि अमाउंट में दिक्कत आई, यानी स्ट्रक्चर में अंतर आ रहा है तो क्वालिटी, और अमाउंट में दिक्कत आ रही है तो क्वांटिटी। तो हीमोग्लोबिनोपैथी 2 तरह की हो सकती है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है क्वालिटेटिव, या क्वालिटी में दिक्कत है, क्वालिटी में दिक्कत है यानी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उसी का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे क्या होता है कि जो बीटा चेन है वो सही से नहीं बनती है। कौन सी चेन नहीं बनती है सही से? बीटा चेन। ये होती है ना 2 अल्फा 2 बीटा, तो यहाँ बीटा वाली चेन सही से नहीं बन रही है, स्ट्रक्चर में दिक्कत है, यानी क्वालिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव होता है अगर अमाउंट सही से ना बने, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, तो क्वांटिटेटिव है। उसका एग्जांपल है थैलेसीमिया जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। की बात समझ आ गई? तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी है। क्या है? क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी है। अच्छा, अब इसका इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी बहुत हद तक हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इटियोलॉजी क्या है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब थोड़ा डीप में चलते हैं, ये बात हम पहले बता चुके हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर किस नेचर का है? तो आपको पता है जैसे कि आपकी बॉडी में क्रोमोसोम है, जैसे आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 23 पेयर है, 23 पेयर है। इसमें 22 जो पेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो XX जेंडर डिटरमाइनिंग वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। अगर कोई जीन यहां प्रेजेंट है 22 वालों पे तो इसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल जीन। क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल जीन बोलते हैं। तो बेसिकली अब ये कैसे होते हैं? 1 2 3 ऐसे करके कितने होते हैं? 22 तक। फिर उसके बाद या तो मेल है, फीमेल है तो X, और मेल है तो XY। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जो ये बीटा चेन वाला जीन था, हमने आपको बताया था ना, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है जिसको हम बोलते हैं HbA, ये नॉर्मल होता है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। ये जो बीटा चेन है इसको बनाने वाला जो जीन है वो 11 वाले क्रोमोसोम पे है। किस पे है? 11 वाले क्रोमोसोम पे है। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन A HbA में जो बीटा चेन वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट है। इसी में क्या होता है? म्यूटेशन होता है। इसी में क्या होता है? म्यूटेशन होता है। और इसी में अगर म्यूटेशन होता है तो बीटा चेन सही से नहीं बनती है, बीटा चेन सही से नहीं बनती है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन प्रेजेंट, क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन प्रेजेंट है जो बीटा चेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और बीटा चेन आगे चल के क्या बनाती है? HbA हीमोग्लोबिन बनाती है। इस जीन में क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। ये जो HbA जीन है, ये HbA जीन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है HbS जीन में। यहां क्या होता है? म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? जो बीटा चेन है वो सही से नहीं बन पाती है, बीटा चेन में मालफॉर्मेशन होता है। अब देखो ये जो ये जो जीन है ये कहां प्रेजेंट है? ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? ऑटोसोम पे। सेक्स क्रोमोसोम पे थोड़ी ना प्रेजेंट है। तो ये कैसा डिसऑर्डर हो गया? ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डिसीज तभी होगी जब इस क्रोमोसोम पे जो जीन है और इस क्रोमोसोम पे जो जीन है दोनों ही जीन में म्यूटेशन हो। बात समझ में आ रही है? देखो हमारे पास किसी भी जीन की हमेशा कॉपी होती है। एक जो होती है वो मदर से आया हुआ होता है और दूसरा कैसे आया होता है? फादर से आया हुआ होता है। ठीक है, तो हर जीन की कॉपी होती है, मतलब 2 जीन होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए, एक फादर से आया हुआ और एक मदर से आया हुआ। ये डिसीज तभी होगी जब दोनों ही जीन में म्यूटेशन, यानी दोनों जीन कैसे हो गए? रिसेसिव हो गए। अगर एक जीन खराब है और एक जीन सही है
तब भी ये बीमारी नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो डिसीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तभी होगा जब दोनों जीन खराब होंगे। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होता है, जो आपका नॉर्मल जीन था HBA, इसमें म्यूटेशन होगा और ये जो नॉर्मल HBA जीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा HBS जीन। ठीक है, चलिए समझते हैं। आपको मान लीजिए जीन का नाम क्या है? HBA जीन। अगर HBA है तो ये एक नॉर्मल है, यानी एक ये जो मदर से आया था ये क्या है? HBA, और जो फादर से आया था ये भी क्या है? HBA। तो HBA क्या है? नॉर्मल। तो सारी आरबीसी कैसी बनेंगी? नॉर्मल बनेंगी। अगर मान लीजिए एक जीन में म्यूटेशन हो गया, किसी एक में म्यूटेशन हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया, ये हो गया HBS। ठीक है, तो अब क्या है? HBA और HBS, एक HBA है और एक HBS है। इस केस में भी, इस केस को बोलेंगे सिकल सेल ट्रेट। अभी डिसीज नहीं हुई है क्योंकि एक जीन अभी नॉर्मल है तो वो अपना काम परफॉर्म करेगा। तो जो नॉर्मल वाली जो आरबीसी है, आपको आरबीसी सारी नॉर्मली दिखेंगी क्योंकि जो सही वाला जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव वाले को सप्रेस कर देगा, खुद डोमिनेट करेगा और सही वाली बीटा चेन बनाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ही जीन में म्यूटेशन हो, दैट इज सिकल सेल एनीमिया वाली स्टेज, HBS। यहां पे क्या है? दोनों ही जीन में म्यूटेशन हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा? अगर इन वाली आरबीसी के पास ऑक्सीजन का स्ट्रेस आएगा तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी? सिकल शेप हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो केस है जहां दोनों जीन में म्यूटेशन हुआ है, इस केस को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और इस केस की जो आरबीसी होंगी, इन पे जब ऑक्सीजन का स्ट्रेस आएगा तो ये कैसी हो जाएंगी? सिकल शेप हो जाएंगी। बात समझ में आई? तो HBA डोमिनेंट होता है और HBS क्या होता है? रिसेसिव जीन। इटियोलॉजी समझ में आ गई। चलो अब इसकी पैथोजेनेसिस समझते हैं। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये आपका कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहां क्रोमोसोम पे ये कोई जीन है, क्या है? किसी भी कैरेक्टर का ये जीन है। अच्छा, जीन में क्या होते हैं? कोडोन्स होते हैं, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, और ये तीन तीन के ग्रुप में होते हैं, तीन तीन के सेट में होते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। तो ये मान लीजिए, ये जो मैंने यहां इसको थोड़ा बाहर निकाल के लाता हूं, मैं यहां पे इसको थोड़ा बाहर निकाल के लाते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है? जीन है। ये क्या है? जीन है। किसका? बीटा चेन का। नाम क्या था इसका? HBA। क्या नाम था? HBA। इस पे होते हैं कोडोन, इस पे होते हैं ये कैसे करके कोडोन होते हैं। क्या होते हैं? कोडोन होते हैं, और ये तीन तीन के ग्रुप में होते हैं। तो सिक्स्थ वाला कोडोन होता है, कौन सा वाला? मान लीजिए सिक्स्थ कोडोन है। तो जो सिक्स्थ वाला कोडोन होता है, नॉर्मल वाला, यानी जो नॉर्मल जीन है हमारा, नॉर्मल जीन जो है हमारा HBA, इसका जो सिक्स्थ कोडोन होता है वो होता है CTC। क्या होता है? CTC। मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट होते हैं, तो क्या होता है? CTC होता है नॉर्मल वाले में। और जब इस CTC से mRNA बनता है, क्या बनता है? mRNA। अगर आपको पता है, अगर आपको थोड़ी सी भी जेनेटिक्स पढ़ी है, तो आपको पता है जो जीन होता है या DNA होता है, उससे बनता है पहले mRNA, और mRNA से बनती है प्रोटीन। और जो बीटा चेन हमारी थी वो एक प्रोटीन ही तो थी। बीटा चेन क्या है? एक प्रोटीन ही तो है। ठीक है, तो जीन से mRNA को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बेसिकली जीन था, जीन का जो सिक्स्थ कोड था वो था CTC। इस CTC से जब mRNA बनता है तो बनता है GAG, और ये GAG जिस प्रोटीन की अमीनो एसिड को कोड करता है, ये GAG जिस अमीनो एसिड को कोड करता है, उस अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। तो ये नॉर्मल कहानी चल रही है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में HBA जीन होता है, HBA जीन का जो सिक्स्थ कोड होता है वो होता है CTC। CTC से जो mRNA बनता है वो होता है GAG, और इस mRNA से जो अमीनो एसिड बनती है या अटैच होती है वो होती है ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड जो होती है ये फिर बनाती है नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और जब नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो हीमोग्लोबिन भी कैसा होगा? नॉर्मल होगा, और जो आरबीसी भी होगी वो नॉर्मल शेप की होगी, और इस पे अगर ऑक्सीजन स्ट्रेस भी आएगा तब भी इसकी शेप क्या रहेगी? नॉर्मल वही रहेगी। नॉर्मल शेप क्या? बाइकॉनकेव डिस्क शेप, यही रहेगी कितना भी ऑक्सीजन स्ट्रेस आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इस जीन में म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया? इस जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन। जब म्यूटेशन हो जाता है तो HBA जीन को क्या बोलते हैं? HBS जीन बोलते हैं। म्यूटेशन क्या हुआ है? यहां पे देखो CTC था, यहां पे CAC हो गया, यानी कि जो थायमिन था, क्या था? थायमिन था, वो रिप्लेस हो गया एडेनिन से। किससे? एडेनिन से। तो C का मतलब होता है साइटोसिन, C का मतलब होता है थायमिन, और A का मतलब होता है एडेनिन। ठीक है, तो जो CTC था, साइटोसिन थायमिन साइटोसिन, वो चेंज हो गया, थायमिन की जगह क्या आ गया? एडेनिन आ गया। तो जब ये बदला तो फिर mRNA भी बदला, जो GAG हुआ करता था वो GUG हो गया। अब ये एक डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करेगा। GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, बल्कि GUG जो होता है वो वेलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो अमीनो एसिड बदल गई, और अमीनो एसिड बदलने की वजह से जो स्ट्रक्चर था बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो स्ट्रक्चर बदल गया। इसकी वजह से अब जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है। ये प्राइमरी इफेक्ट है कि अब जो हीमोग्लोबिन बनके तैयार हो रहा है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एबनॉर्मल है, तो हीमोग्लोबिन भी कैसे बनके तैयार हो रहा है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनके तैयार हो रहा है। आरबीसी तो नॉर्मल रहेगी, बट उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी तो आपकी क्या है? नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है? एबनॉर्मल है। अब इस आरबीसी के ऊपर जब ऑक्सीजन स्ट्रेस आएगा, क्या आएगा? ऑक्सीजन स्ट्रेस आएगा, तो ये आरबीसी कैसी हो जाएगी? सिकल शेप हो जाएगी, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इसके अंदर है ये पॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो नॉर्मल आरबीसी थी ये आपकी कैसी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सिकल शेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है तो ये नॉर्मल आरबीसी जो होती है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। रीजन क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। फिर हम देखते हैं कि जब ये ऑक्सीजन स्ट्रेस चला जाता है तो ये आरबीसी अपनी नॉर्मल शेप ले लेती है।
और ऐसा रिपीटेडली होता रहता है। ऑक्सीजन स्ट्रेस आया, सिकल शेप, ऑक्सीजन स्ट्रेस चला गया, वापस नॉर्मल शेप। तो ये जब कंटिन्यूअसली होता रहता है तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अब ये आरबीसी अपनी शेप वापस रीगेन नहीं करेगी। मतलब मजाक कुछ हद तक ठीक रहता है ना, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ऑक्सीजन स्ट्रेस आया, सिकल शेप, ऑक्सीजन स्ट्रेस चला गया, नॉर्मल शेप। इन्होंने कई बार ऐसा किया, बट अब कुछ टाइम बाद इनका जो सैचुरेशन आ जाता है, ये कहेंगे अब नहीं। एक बार फिर ये सिकल शेप की हो जाती है तो ये फिर वापस अपनी शेप रिगेन नहीं करती हैं। तो जब रिपीटेड एपिसोड होते हैं ऑक्सीजन स्ट्रेस के, तो इनके अंदर क्या आ जाती है, परमानेंट सिकलिंग आ जाती है और ये वापस अपनी जो नॉर्मल शेप जो होती है बाइकॉन्केव डिस्क शेप, उसको रिटेन नहीं करते। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो सिकलिंग हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, पॉलीमराइजेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब ये जो सिकल शेप की जो सेल होती हैं, ये कैसी होती हैं, स्टिकी होती हैं। और स्टिकी होने की वजह से ये क्या बना लेती हैं, एक गुच्छा बना लेती हैं, एक मास बना लेती हैं, आपस में चिपक के क्या बना लेती हैं, एक मास बना लेती हैं। और जब ये एक गुच्छा बना लेती हैं तो ये ब्लड वेजल को और कैपिलरी को, छोटी छोटी जो कैपिलरी होती है ना, उनके अंदर ऑक्लूजन क्रिएट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, ऑक्लूजन क्रिएट कर सकती हैं। अगर ब्रेन में ऑक्लूजन क्रिएट करेंगी तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये सिकल शेप की जो होती हैं सेल्स होती हैं वो स्टिकी होती हैं और ये आपस में स्टिक करके क्या बना लेती है, मास क्रिएट कर लेती हैं। और जब ये ऑक्लूड करती हैं तो ब्लड वेजल्स क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। क्या बोलते हैं, वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। अच्छा, अब ये जो आरबीसी थी, मैंने आपको बताया था जो सिकल शेप की थी, इनकी जो मेमोरी होती है वो रिजिड होती है और ये फ्रेजाइल होती है। तो जब ये थिन कैपिलरीज के थ्रू पास होती हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसा कि ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो प्रमोट करते हैं सिकल सेल एनीमिया को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। पहली चीज तो वही है कि जितना ज्यादा म्यूटेशन रहेगा उतना ज्यादा सिकलिंग होगी, क्योंकि जितना ज्यादा म्यूटेशन होगा उतना ज्यादा एचबीएस जीन होगा, और जितना ज्यादा एचबीएस जीन होगा उतना ज्यादा बीटा चेन एबनॉर्मल फॉर्म होगी, और जितना बीटा चेन एबनॉर्मल फॉर्म होगी उतना ही क्या होगा, सिकलिंग होगी, उतना ही क्या होगा, सिकलिंग होगी। दूसरा, डिहाइड्रेशन क्या करता है, प्रमोट करता है सिकलिंग को। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन स्ट्रेस की वजह से ही तो हो रहा था, वरना तो नॉर्मल शेप की थी। बीटा चेन में एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने के बाद भी आरबीसी की जो शेप थी वो नॉर्मल थी, लेकिन जब हाइपोक्सिया स्पेक्ट किया तो वो कैसी होगी, सिकल शेप की होगी। तो हाइपोक्सिया डिहाइड्रेशन प्रमोट करते हैं सिकलिंग को। लेस पीएच एसिडिक एनवायरनमेंट भी क्या करता है, प्रमोट करता है सिकलिंग को। अमाउंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन ये रिड्यूस करता है सिकलिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन से, इसलिए अगर फीटल हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस ज्यादा है तो सिकलिंग क्या होगी, कम होगी। बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। तो हमने सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस किया था। अगर किसी के अंदर एचबी जीन है तो ये होमोजाइगस कंडीशन है और पर्सन कैसा है, नॉर्मल है। अगर कोई पर्सन एचबीएस है तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसको सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। इस पर्सन के अंदर जो आरबीसी होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी। कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी। ठीक है, इसकी आरबीसी कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लास्ट वाला केस, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, दोनों जीन खराब है। रिसेसिव होमोजाइगस है और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। एक कंपाउंड हेटेरोजाइगसिटी का केस है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड हेटेरोजाइगसिटी, जहां दो जीन एक साथ खराब हो, दो डिफरेंट डिसऑर्डर एक साथ आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एचबीए और एचबीए, मान लो पहले दोनों नॉर्मल थे, दोनों जीन नॉर्मल थे। अब ये वाला जो जीन था इसमें मान लीजिए क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और इसमें थैलेसीमिया वाला म्यूटेशन हुआ। ये मान लीजिए हीमोग्लोबिन की जीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए जीन है दोनों। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें म्यूटेशन हुआ, इस पहले वाले जीन में जो म्यूटेशन हुआ वो थैलेसीमिया के लिए हुआ, तो इस दूसरे वाले जीन में जो म्यूटेशन हुआ वो सिकल सेल एनीमिया के लिए हुआ। दो जीन थे, ठीक है, एक जीन में म्यूटेशन हुआ है थैलेसीमिया वाला और एक जीन में म्यूटेशन हुआ है सिकल सेल एनीमिया वाला। तो जब दो हार्मफुल जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड हेटेरोजाइगसिटी। जैसे कि HB अल्फा और HBS, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का भी म्यूटेशन है और यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया का भी म्यूटेशन है। जैसे HB बीटा HBS, तो यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया का भी जीन प्रेजेंट है और सिकल सेल एनीमिया का भी जीन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। कि पर्सन के अंदर आपको क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। पहला होगा आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही है, आरबीसी की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है तो पेलनेस आएगी। जॉन्डिस होगा क्योंकि ब्लूरबिन बढ़ेगा। ब्लूरबिन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस हो रही है। आरबीसी जो है वो ब्लड वेजल से बाहर जाके टूट रही हैं, और आरबीसी जब ब्रेक डाउन करती हैं तो आपको पता है क्या बनता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में टूटता है, हीम में और ग्लोबिन में। ग्लोबिन तो अमीनो एसिड में टूट जाती है, हीम अगेन टूटता है किसमें, आयरन में और प्रोटोपोरफायरिन में, और जो प्रोटोपोरफायरिन है ये अगेन टूटता है ब्लूरबिन में, और ये ब्लूरबिन की वजह से क्या होता है, पर्सन को जॉन्डिस आता है। अच्छा, ये टूट कहां रही है, स्प्लीन में। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस कहां हो रही है, बाहर जाके स्प्लीन में, तो स्प्लीन के अंदर एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, तो स्प्लीन का साइज एनलार्ज हो जाता है, स्प्लेनोमेगली देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था कि सिकल सेल एनीमिया की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टिकी होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, गुच्छा बना लेती हैं और ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देती हैं। इसको बोलते हैं वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। ब्रेन में अगर चली जाएंगी तो ब्रेन स्ट्रोक कर देंगी, हार्ट में चली जाएंगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज कर देंगी, लंग्स में चली जाएंगी एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाएगा। बोन्स में भी देखने को मिलती है, इन द वर्टिब्री में फिश माउथ वर्टिब्री देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। फिश माउथ वर्टिब्री जो होती है, दिस काइंड ऑफ फिश माउथ वर्टिब्री, इसको और हमको कहां देखने को मिलती है, ये इन द केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखना है आपको, ऑस्टियोपोरोसिस और सिकल सेल एनीमिया में जो वर्टिब्री होती है वो कैसी होती है, फिश माउथ वर्टिब्री होती है। अच्छा, फीमर में भी ये
जो गुच्छा है जाके ऑक्लूजन कॉज कर सकता है। फीमर की जो नेक होती है वहां पे ये ऑक्लूजन कॉज करता है और वहां पे क्या कराता है, नेक्रोसिस कराता है। क्योंकि जब ऑक्लूजन होगा तो ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। वहीं डिजिट्स, अब देखो दो डिजिट्स होती हैं जो डिस्टल पार्ट होते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स हुआ या जो हमारे पैर का जो टूज वगैरह हुआ, तो वहां पे ब्लड ऑलरेडी कम पहुंच पाता है और वहां पे तुम कहीं ऑक्लूजन और कर दो, ऑक्लूजन और हो जाए तो ब्लड सप्लाई और वहां रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑक्लूजन देखने को मिलता है इन द कैपिलरी ऑफ डिजिट्स, इसको हम बोलते हैं एक्यूट डेक्टाइलिटिस। ओके, अदर क्राइसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, मतलब एक पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है और उस पर कुछ और मुसीबत और आन पड़ी, वो कौन कौन सी कंडीशन है। एक है एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक क्राइसिस का क्या मतलब है, अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो उसकी आरबीसी जो होती है वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। तो आरबीसी अगर टूट रही है तो हमारी बॉडी स्मार्ट है, वो क्या करना चाहेगी, तो बनाना ज्यादा चालू कर दो। एक तरफ टूट रही है तो बॉडी बनाना चालू और तेजी से बनाना स्टार्ट कर देती है, बोन मैरो को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन अगर मान लो आपका बोन मैरो एक्टिवेट ना हो किसी की वजह से, उस बोन मैरो को एक्टिवेट होने से कोई रोक दे, सिकल सेल एनीमिया था, आरबीसी ब्रेक डाउन कर रही थी, आपकी बॉडी ने कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट किया, बोन मैरो से कहा तुम और बनाओ, लेकिन बोन मैरो को जाके किसी ने रोक दिया कि मत बनाओ। ये है अदर क्राइसिस। और ये होती कब है, मान लीजिए उस पर्सन को पैरोवायरस B19 का इन्फेक्शन है, तो जो बोन मैरो काम करना चाह रहा था उसको भी नहीं करने देगा। यानी एक तो सिकल सेल एनीमिया, ऊपर से पैरोवायरस B19 का अटैक कर देगा, एप्लास्टिक क्राइसिस। दूसरा हेमोलाइटिक क्राइसिस, आरबीसी पहले से टूट रही थी सिकल सेल एनीमिया की वजह से, एक और बीमारी आ गई ऐसी जिसमें और टूटती है, तो डबल धमाका। अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है और उसको एप्स्टीन बार वायरस का अटैक हो जाए तो हेमोलाइटिक क्राइसिस और बढ़ जाता है, आरबीसी और ज्यादा टूटने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्वेस्ट्रल क्राइसिस। सिक्वेस्ट्रल क्राइसिस मतलब जो आपकी जो आरबीसी है वो स्टिकी हो चुकी है, वो ऑक्लूजन शो कर रही है, और जब वो नैरो कैपिलरी से जाके पास हो रही है तो वो क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है। दिस इज कॉल्ड वैसो ऑक्लूसिव स्ट्रेस इन द स्प्लीन बिकॉज सिकल्ड आरबीसी आर स्टिकी। उन्होंने गुच्छा बना रखा है और वो ऑक्लूजन क्रिएट कर रही है, और जब वो नैरो कैपिलरी से पास होती है तो वो टूट जाती है। वहां क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस देखने को मिलता है स्प्लीन में। और क्योंकि स्प्लीन में जाके ये फंस रही है, ऑक्लूजन क्रिएट कर रही है, तो स्प्लीन में जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए हमें मल्टीपल स्प्लेनिक इन्फार्क्ट्स देखने को मिलते हैं। इन्फाक्शन, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है, वो एरिया डेड होने लग गया है, उस एरिया को फिर आपका जो मैक्रोफेसेस है वो खा जाती है, जिसकी वजह से स्प्लीन का जो साइज है वो रिड्यूस होने लगता है, यानी आपको ऑटो स्प्लेनेक्टोमी देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई। चलिए डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहले आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, ब्लूबिन बढ़ जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही है, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका जो बोन मैरो है वो एक्टिवेट होना चाहता है, वो एक्टिवेट होता है ताकि जो आरबीसी ब्रेक कर रही है उनको कंपेंसेट किया जाए, तो नई आरबीसी बनाना स्टार्ट करता है, और नई आरबीसी का जो प्रीकर्सर होता है वही क्या होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट सेल्स होती हैं हमारी जो मेच्योर आरबीसी होती हैं, उनका जो प्रीकर्सर कौन होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट होता है, रेटिकुलोसाइट्स होती हैं, तो रेटिकुलोसाइट्स का जो काउंट है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ईएसआर, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा, क्योंकि देखो आपकी जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो प्लेट की फॉर्म में होती है, तो उनके अंदर आपस में पैकिंग बहुत जबरदस्त होती है, वो बहुत अच्छे से प्लेट की तरह, जैसे आपने शादी में देखा ना थालियां लगी होती हैं एक के ऊपर एक जब खाना लगा होता है, तो वैसी प्लेट की तरह पैक हो जाती है और बहुत जल्दी सेडिमेंट हो जाती है। जब ये सिकल शेप की हो जाती है, जब ये सिकल शेप की हो जाती है तो इनकी जो पैकिंग है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाती, तो बेसिकली स्टिकी तो होती है, आई एग्री, बट क्योंकि ओरिएंटेशन सही नहीं होता, कोई ऐसे चिपक रहा है, कोई ऐसे चिपक रहा है, कोई ऐसे चिपक रहा है, ओरिएंटेशन सही नहीं होता, इसलिए प्रॉपर्ली इनकी पैकेजिंग नहीं हो पाती है, और पैकेजिंग ना होने की वजह से ये प्रॉपर्ली सेटल नहीं कर पाती है। बात समझ में आ रही है, इसलिए ईएसआर की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है इन द सिकल सेल एनीमिया। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में डालनी है कि सिकल सेल एनीमिया तभी देखने को मिलेगा जब दोनों जीन खराब होंगे, दोनों जीन में म्यूटेशन होगा, यानी एचबीएस वाली कंडीशन में। एचबीए वाली कंडीशन में आपको सिकल सेल नहीं देखने को मिलेंगी, इसको सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं, इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, और ये तो नॉर्मल होता ही है, एचबी तो नॉर्मल होता ही है, ये तो नॉर्मल है। जो नॉर्मल आपकी आरबीसी जब ये सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है तो इन सिकल सेल आरबीसी को एक और नाम देते हैं ड्रेपेनोसाइट्स, इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, ड्रेपेनोसाइट्स। अच्छा, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक होता है सिकलिंग टेस्ट, एक होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, एक होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, और एक होता है एचपीएलसी। इसको ही याद रखना है, कुछ याद रखो ना रखो, एचपीएलसी याद रखो। इट इज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है फॉर द एनी हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। कोई भी हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर है उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सिकलिंग टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले बात करते हैं सिकलिंग टेस्ट। अब ये सिकलिंग टेस्ट जो होता है इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है नॉर्मल आरबीसी और सिकल शेप आरबीसी, इनको डिफरेंशिएट करने में कि कौन सी एचबीए वाली है और एचबीएस, इनको सेपरेट करता है ये एचबीएस से, नॉर्मल आरबीसी वर्सेस सिकल शेप आरबीसी। करते कैसे, एक स्लाइड लो, उसमें एक ड्रॉप किसकी डालो, ब्लड की डालो, ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या डाल दो, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर सोडियम डाइथायोनाइट, ठीक है, ये आपने डाल दी। क्यों डाल दी, क्योंकि जब इस ब्लड के सैंपल के ऊपर आप ये डालोगे 2% सोडियम मेटासल्फाइड, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, हाइपोक्सिया क्रिएट कर देगा उस एरिया में, उस ब्लड वाले रीजन में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जब यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो यहां पे क्या आएगा, ऑक्सीजन स्ट्रेस आ जाएगा, और ऑक्सीजन स्ट्रेस जब इन सेल्स पे आता है तो ये अपनी शेप चेंज कर लेती है, कैसे हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है।
अगर मान लीजिए किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, उसकी आरबीसी पे ऑक्सीजन स्ट्रेस आएगा, तो वो क्या करेंगी, वो अपनी नॉर्मल शेप से चेंज होगी, कैसी हो जाएंगी, सिकल शेप हो जाएंगी। तो वही तो हुआ था, एक ब्लड की ड्रॉप ली थी, एक ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो हाइपोक्सिया क्रिएट कर दे। हाइपोक्सिया क्रिएट करने की वजह से अगर पर्सन सिकल सेल एनीमिया वाला होगा तो उसकी नॉर्मल सेल जो होंगी, नॉर्मल आरबीसी जो होंगी, वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। और पर्सन को मान लो अगर सिकल सेल एनीमिया नहीं है तो आरबीसी जैसी है वैसी रहेंगी। तो आप क्या करो, इसको कवर स्लिप से या पैराफिन विक्स लगा के उसको कवर करके ढक के रख दो, ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसके अंदर ना जाए। और फिर इस स्लाइड को आप कहां ले जाओ, माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाओ। अगर आपको सारी आरबीसी नॉर्मल लग रही है तो उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया नहीं है। लेकिन अगर आपको सिकल सेल की आरबीसी दिख रही है, पर्सन कौन है, एचबीएस एसबीएस है, उसको सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये एचबीएस को डिफरेंशिएट करता है किससे, एचबीएस एचबीएस से। यानी एक पर्सन जिसको सिकल सेल एनीमिया है और एक पर्सन जिसको सिकल सेल एनीमिया वाली स्टेज में वो नहीं। बात समझ में? चलो दूसरा टेस्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। क्या है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इसका भी यूज किस लिए किया जाता है, पता करने के लिए कि पर्सन को हीमोग्लोबिन है, सॉरी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं। तो ये भी सिकल सेल एनीमिया है या सिकल सेल एनीमिया नहीं है, इसमें डिफरेंस बताता है। इसमें क्या करते हैं, हम ब्लड लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसमें डाल देते हैं सोडियम डाइथायोनाइट, वही जो हमने प्रीवियसली यूज किया था। काम क्या है, हाइपोक्सिया क्रिएट करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, हाइपोक्सिया क्रिएट करेगा। अब आरबीसी क्या हो जाएंगी, सिकल सेल की हो जाएंगी, और उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो पॉलीमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड हो जाएगा। अब देखो, अगर आप इस वाली कैपिलरी को देख रहे हो तो इस वाली कैपिलरी में आपको पीछे की ब्लैक लाइन नहीं दिख रही है, क्योंकि अंदर का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर टर्बिडिटी आ गई है, क्योंकि उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो पॉलीमराइज हो गया। पॉलीमराइज होने के बाद टर्बिडिटी आ गई है। बट इस वाली टेस्ट ट्यूब में अगर आप देखो तो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ है। यानी इस वाली टेस्ट ट्यूब वाला जो पर्सन है, इसकी जो आरबीसी है वो नॉर्मल शेप की ही रही, यानी इस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया नहीं है। और इस वाले पर्सन की जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन में पॉलीमराइजेशन हुआ, टर्बिडिटी आई, यानी ये वाला पर्सन कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया वाला। बात समझ में आ गई। थर्ड टेस्ट की बात करें, देखो अब तक हमने जो डिफरेंशिएट किया था वो किया था एचबीएस को एचबीएस से। अब हम चाहते हैं कि हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर हम तीनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एचबीएस यानी जो ट्रेट वाला है, कौन सा है, सिकल सेल ट्रेट वाला, इसमें आरबीसी नॉर्मल रहती है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एचबीएस एसबीएस से, सिकल सेल एनीमिया वाले से। उसके लिए हम यूज करते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन को सेपरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक मीडियम लेते हैं। अब मीडियम क्या हो सकता है, सेलुलोज एसीटेट हो सकता है, अगार जेल हो सकता है, सिट्रेट हो सकता है। इस जो भी जेल है हमारा, इसको एक स्पेसिफिक पीएच पे लेते हैं, ठीक है, और इसमें डालते हैं ब्लड। क्या डालते हैं, ब्लड डालते हैं। तो मान लीजिए ये हमने लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला अपना एपरेटस, और यहां जो हमने जेल इस्तेमाल किया है वो हमने इस्तेमाल किया है सेलुलोज एसीटेट। तो जेल आप कुछ भी ले सकते हैं, सेलुलोज एसीटेट ले सकते हैं, अगार जेल ले सकते हैं, सिट्रेट ले सकते हैं, यूज के हिसाब से कि हमें क्या यूज करना है। और उसको हम किसी पर्टिकुलर पीएच पे लेते हैं। तो यहां हमने पीएच जो ले रखा है वो 8.4 ले रखा है। अब इसके दो टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। अब ये जो मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि हम इस कैथोड पे यहाँ पे ब्लड सैंपल डाल देते हैं। क्या डालते हैं, ब्लड सैंपल डाल देते हैं। तो ब्लड सैंपल जब हमने यहाँ पे डाला तो हमने देखा कि हमारा जो सॉरी एक मिनट, तो जब हमने ब्लड सैंपल डाला यहाँ पे तो हमने हीमोग्लोबिन की मोटिलिटी देखी, हीमोग्लोबिन की मोटिलिटी देखी। हमने देखा कि जो एचबीए वाला था ये एक पर्सन का सैंपल था, सैंपल ये वाला 1% का सैंपल था। यहां हमने देखा कि हीमोग्लोबिन ए वाला जो था वो यहां पे जाके डिपॉजिट हो गया टुवर्ड्स एनोड, और यहां पे कोई और हीमोग्लोबिन हमको नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो पर्सन है इसके अंदर कौन सा है, एचबीए वाला है। एचबीए ए वाला जो होता है इसकी मूवमेंट फास्ट होती है, ये हमको एनोड के पास दिखता है। कहां दिखता है, एनोड के पास दिखता है। फिर हमने एक दूसरे पर्सन का सैंपल देखा, इसका हमको कहां मिला, एस वाली पोजीशन पे मिला। यानी एचबीएस जो होता है वो क्या होता है, स्लो मूविंग होता है, और वो कैथोड के पास होता है। किसके पास होता है, कैथोड के पास होता है। और एचबीए जो होता है वो फास्ट मूविंग होता है, और ये किसके पास होता है, एनोड के पास होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा लंप दिख रहा है जो एनोड के पास है, अगर आपको हीमोग्लोबिन का जो लंप है वो यहाँ एनोड के पास दिख रहा है तो वो एचबीए है, और अगर वो आपको कैथोड के पास दिख रहा है तो वो एचबीएस है। क्या है, एचबीएस है। लेकिन अगर आपको दोनों जगह लंप दिख रहे हैं, देखो यहाँ आपको दोनों जगह लंप दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। ये केस नंबर 4 जो है, सैंपल नंबर 4 जो है, इसमें आपको दो लंप दिख रहे हैं, ए पर भी दिख रहा है और एस पे भी दिख रहा है। तो यहां इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एचबीएस। तो एक सिंपल भाषा में कंक्लूजन कहूं तो आपने सैंपल डाला, हीमोग्लोबिन का सैंपल डाला, और आपको इसका जो कलेक्शन है वो आपको एनोड पे दिखा। तो पर्सन क्या था, एचबीए। आपने हीमोग्लोबिन दिखा डाला और उसका कलेक्शन जो था वो आपको कैथोड पे मिला, तो है एचबीएस। आपने हीमोग्लोबिन डाला और आपको कलेक्शन दोनों जगह मिला, एनोड पे भी मिला और कैथोड पे भी मिला। तो इसके अंदर मतलब ये है कि एचबीए और एचबीएस दोनों था। नहीं, ये वाला सिकल सेल ट्रेट था, ये सिकल सेल एनीमिया था, और ये नॉर्मल पर्सन था। ये क्या था, नॉर्मल पर्सन था। तो ये तीनों को डिफरेंशिएट करता है। बात समझ आ गई। एक चीज और है यहाँ पे जो आपको बतानी है, अगर आप इस वाले में देखें तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है पीजी में, एचबीएस और एचबीडी, एचबीएस जीन, एचबीएस और एचबीडी हीमोग्लोबिन,
इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इनको डिफरेंस ये यहाँ पे सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। एचबीएस और एचबीडीडी हीमोग्लोबिन जो होता है वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं सिट्रेट इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। यानी यहाँ पे इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं? सिट्रेट ले लेते हैं और पीएच कितना कर देते हैं? 6.2 कर देते हैं। तो इनके जो बैंड है वो अलग अलग बनते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।